बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो प्रैक्टिस पेपर की है। 9th क्लास का हम कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर, टर्म 2 का है, 2021-22 का है ना। और ये पेपर जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का है। तो प्रैक्टिस पेपर पे आप लोग तवज्जो दे लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 40, टाइम है 2 आवर्स यानी 2 घंटे। और इसके हिदायत जो इंस्ट्रक्शन है कि इसमें कुल सवालात जो हैं 18 हैं। और ये सवालनामा जो है यानी जो क्वेश्चन पेपर है 3 हिस्सों पर है, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। और हर हिस्से में दी हुई हिदायत के मुताबिक हमें सवालों के जवाब लिखने हैं। अगला है जवाब तहरीर करते वक्त यानी जवाब लिखते वक्त हमें खुशखत और सफाई का ख्याल रखना है। यानी जब हम जवाब लिखेंगे तो साफ साफ लिखेंगे, अच्छी लिखाई में लिखेंगे। अब देखिए हिस्सा अलिफ मार्क्स 10 नंबर का है, पार्ट ए जो है। इसमें सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल गैर दरसी इक़्तबासात। यानी ये जो इक़्तबास जो है गैर दरसी यानी सिलेबस का नहीं है हमारे, यानी हमारे बुक का नहीं है, अलग से है ये। नसरी और शेरी यानी नसर यानी चैप्टर का, सबक का, और शेर यानी नज़म वगैरह का होता है ना। में से किसी एक को गौर से पढ़िए और इसके मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। यानी हमें एक करना, सबक का करना है या शेर का करना है। तो इसके जो नंबर है 5 है, 5 क्वेश्चन के 5 नंबर है। तो इसका पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। देखिए, राग रंग और मस्ती का त्यौहार होली हिंदुओं का त्यौहार है। ये त्यौहार फागुन के महीने के आखिर यानी फरवरी मार्च में मनाया जाता है। होली का त्यौहार जाड़े मौसम ख़त्म होने और मौसम गर्मा शुरू होने का ऐलान होता है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक जालिम राजा था। इसने अपने बेटे प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी की मेहरबानी से वो बच गया। इस कोशिश में प्रहलाद की बुआ होलिका जलकर ख़त्म हो गई। इसी दिन की याद में होली मनाई जाती है। होली से पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक खुली जगह पर अंबार की शक्ल में लगा दी जाती है। इस रात को मुहूर्त देकर होली जलाई जाती है। अगले दिन रंग खेला जाता है जो आमतौर पर दोपहर तक खेला चलता है। होली का त्यौहार ख़ास तौर पर नौजवान और बच्चों के लिए आज़ादी और खुशियाँ लेकर आता है। इस दिन लोग नफ़रत और नाराज़गी को भुलाकर रंग खेलते और आपस में गले मिलते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला है प्रहलाद की बुआ का नाम क्या है। तो हमने ये देखिए इसमें पढ़ लिया है ना, प्रहलाद की बुआ का नाम ये देखिए होलिका, प्रहलाद की बुआ होलिका। सवाल नंबर 2 है हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे पर क्या जुल्म किया। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जलाने की कोशिश की। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड, होली त्यौहार क्या पैगाम देता है। तो होली त्यौहार क्या पैगाम देता है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और चौथा सवाल है होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो ये लिखेंगे ये त्यौहार फागुन के महीने के आखिर यानी फरवरी मार्च में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का कौन सा त्यौहार राग रंग और मस्ती का त्यौहार कहलाता है। तो ये रहा ना। तो देखिए राग रंग और मस्ती का त्यौहार होली हिंदुओं का त्यौहार है। तो ये होली है ना ये त्यौहार। तो हमारा ये पेज नंबर 1 जो हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर जो हमारा शहरी इक़्तबास है यानी नज़्म वाला, अगर कौम की खिदमत करता है एहसान तो किस पे धरता है, क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है, उठबान कमर क्या करता है, फिर उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो उम्र मुफ्त गंवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी समझ में आ गई होगी ये नज़्म है ना। तो पहला क्वेश्चन है कौम की खिदमत किस जज्बे से करनी चाहिए, बग़ैर किसी एहसान के जज्बे से। यानी हम कोई भी काम करें तो उसमें हम ये नहीं सोचें कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं ना। अब सेकंड क्वेश्चन है वक्त बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। वक्त बर्बाद करने का अंजाम ये होता है कि हमें पछताना पड़ता है। आखिर में कौन पछताता है, जो उम्रों को मुफ्त गंवाता है, यानी अपना मुफ्त वक्त को जो गंवा देता है वो आखिर में पछताता है। खुदा किसकी मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है जो कमर उठबान कमर का ये बोला है ना कि उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो यानी जो मेहनत करेगा, जो अपनी कमर कस लेगा है ना, बांध लेगा मेहनत करने के लिए, तो उसकी मेहनत जो है अल्लाह ताला कबूल करते हैं और उसकी मदद करते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन है खाली बैठे रहने से क्या होता है। खाली बैठे रहने से जो है
पछताना पड़ता, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो ये है दर्ज झैल दरसी इक़्तिबासात नसरी और शहरी में से किसी एक को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। यानी ये जो है दरसी है, यानी ये हमारे सिलेबस का है, हमारे बुक का है, यानी हमारी जो बुक है ना कोर्स बी की जान पहचान, उसी बुक में से ये। तो देखिए किसी ज़माने में हमारे मुल्क में गांव का इंतज़ाम गांव वालों के हाथ में होता था। गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले ख़ुद क्या करते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो गांव का इंतज़ाम सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो, इसलिए आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने गांव की तरफ ध्यान दिया। हमारी रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया, जिससे हमारे गांव वालों को ये अख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें। इस कानून के मुताबिक हर इस गांव में गांव सभा बनाई जाती है जिसकी आबादी 250 या इससे ज़्यादा हो। हाँ, गांव सभा की हर साल 2 बैठकें होती हैं, एक खरीफ में और एक रबी में। खरीफ में गांव सभा आइंदा साल का बहस मंजूर करती है और रबी की बैठक में पिछले साल के हिसाब की जांच करती है। तो अच्छी तरह से आप लोग पैराग्राफ पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है इसके सवालात। सवाल नंबर 1 है अंग्रेज़ी हुकूमत के आने के बाद गांव का इंतज़ाम किसके सुपुर्द कर दिया गया। तो अंग्रेज़ी हुकूमत आने के बाद हमने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा है ना कि गांव का इंतज़ाम सरकार ने खुद अपने हाथों ले लिया, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। सवाल नंबर 2 है गाँव के लिए महात्मा गांधी की क्या ख्वाहिश थी। गाँव के लिए महात्मा गांधी की ख्वाहिश देखिए मैं पैराग्राफ में से ही बता रही हूँ। तो देखिए महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी की यही ख्वाहिश थी ना कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का हाथ हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, आज़ादी के बाद हमारी रियासतों में किस कानून को बनाया गया। तो आज़ादी के बाद हमारी रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया, है ना। तो ये भी पैराग्राफ में है। अब चौथा क्वेश्चन है गांव सभा की साल में कितनी बैठकें होती हैं। तो ये देखिए गांव सभा की हर साल 2 बैठकें होती हैं। अब यहाँ 5वां है रबी की बैठक में क्या किया जाता है। तो रबी की बैठक में पिछले साल के हिसाब की जांच करते हैं ना। अब उसके बाद यानी या आपको ये करना है ऊपर वाला पैराग्राफ, या ये नज़्म वाला है वो करना है। तो ये नज़्म का मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, वो भी देख लीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज है छुट्टी का दिन, तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से, है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए, इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह जलता है चिराग, खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह, भाप से चलता है इंजन जिस तरह। तो देखिए अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे है ना चैप्टर्स नज़म वगैरह मैंने अपनी वीडियो में बना रखी। तो मेरे आप लोग चैनल पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में 9 की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे चैप्टर को अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए छुट्टी के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो छुट्टी के दिन हमें खूब खेलना चाहिए, यहाँ लिखा है ना खूब खेलो। तो सेकंड क्वेश्चन है खेलने से बच्चों में कौन सी सिफात पैदा होती। खेलने से बच्चे जो है तेज़ हो जाते हैं, बच्चे तेज़ हो जाते हैं ना, ये लिखा तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से। अब अगला देखेंगे हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इल्म हासिल करने से क्या फ़ायदा होता है। इल्म हासिल करने से दिमाग रोशन हो जाता है। अब चौथा सवाल है खेल का बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ता है। खेलने से बच्चों की सेहत अच्छी हो जाती है, बच्चे चुस्त हो जाते हैं ना। और अगला क्वेश्चन है 5वां पेड़ को बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पेड़ को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारा हिस्सा ए जो है ना, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये हिस्सा बी है, इसके मार्क्स 18 हैं। तो देखिए इस हिदायत में इसके सवालों के सभी सवालों के हमें जवाबात करने हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। अब उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 है गर लायका लगाकर 2 मुरक्कब अल्फाज लिखिए। गर लायका लगाना यानी घर को हम बाद में लगाएंगे, जैसे सौदागर है ना, सौदागर ये लिख लेंगे। और तो देखिए पहला था सौदागर, दूसरा लिख देंगे हम बाजीगर, है ना। इसके अलावा भी जो आपको आता है वो लिख लेंगे, बाजी और गर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
सवाल नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 2 अल्फाज की जमा लिखिए। हमें जमा लिखनी है, यानी ये वाहिद है मसरूफियत, तो आप लिखेंगे मसरूफियात। तो इस तरह लिखेंगे, देखिए मसरूफियात, मीम स्वाद रे और फे के साथ या अलिफ या और ते, मसरूफियात। ठीक है। उसके बाद तकलीफ़ का होगा तकालीफ़, तकालीफ़। उसके बाद हिकायत, हिकायात, हिकायात। तो अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे ये। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज में सिर्फ 2 से मुज़क्कर से मुअन्निस और मुअन्निस से मुज़क्कर बनाइए। यानी जिनकी मुज़क्कर दी हुई उनकी मुअन्निस बनानी, जिनकी मुअन्निस है उनकी मुज़क्कर बनानी। तो माँ जो मुअन्निस है तो इसका मुज़क्कर होगा बाप, तो ऐसे लिख देंगे बाप। ठीक है ना। अब उसके बाद ऊँट, ऊँटनी, इस तरह ऊँटनी नी। उसके बाद बकरा, बकरी, छोटी ये आ जाएगा। शेर, सॉरी शेरनी दिया हुआ, यानी मुअन्निस दिया हुआ, आप शेर लिख देंगे सिर्फ, और ये नी हटा देंगे, है ना। तब उसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, बहन की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। तो आप लोग मेरे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मैंने ये दरख्वास्त लिख दी है, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद उसके अलावा या ये करनी है दरख्वास्त, या ये वाली करनी है, गर्मी की छुट्टी में दोस्त को घर आने की दावत देते हुए एक ख़त लिखना है। या ये दरख्वास्त लिखेंगे या ये ख़त लिखेंगे, आप दोनों में से कोई सा एक करना है। अब सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। तो आपको मजमून यानी ऐसे लिखना है। तो ये यौम जमहूरिया, पसंदीदा शख्सियत, खेल की अहमियत, तीनों मजमून मेरे ग्रामर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ये मैंने करवा दिया है और देखकर आप लोग कर लेंगे। अब हमारा हिस्सा बे यानी पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमारा हिस्सा जो है पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन जो है सॉरी इसके मार्क्स जो है 12 हैं, और इसकी हिदायत जो दी हुई देखिए, दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब लिखने हैं आपको, है ना, सिर्फ 6 करना है। और इसके नंबर सभी के मसावी यानी बराबर है। मसावी का मतलब हो रहा है बराबर, यानी 6 to 2, यानी सभी के नंबर 2 हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 12 नंबर का है। तो पहला सवाल नंबर 9 जो है, हमारे 8 सवाल देखिए पहले थे ना। अब सवाल नंबर 9 है, कबीर पर एक नोट लिखिए, छोटी सी मुख्तसर सी नोट लिखनी है। 2 नंबर का सवाल है, तो कम से कम उनके बारे में 5 या 6 जुमले लिखेंगे हम, है ना। तो कबीर के ऊपर के कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मगहर में हुई थी। वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बढ़े। कबीर ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, लेकिन वो बेहद समझदार आदमी थे। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। वो सारे इंसानों को खुदा का कुंबा मानते थे। मज़हबों की एकता पर यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। तो इस तरह हम लिख देंगे, है ना। तो ये कबीर दोहे में ये देख लीजिएगा जाकर आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी क्यों ज़िंदा है। तो देखिए ये वाला चैप्टर मुल्ला नसरुद्दीन का है, सबक नंबर 21 है। ये सारे है ना चैप्टर्स मैंने करा रखे, मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो इसका आंसर ये है ना कि हाजिर जवाबी, खुशबाशी और ज़िंदा दिली की वजह से मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी ज़िंदा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के 3 ड्रामों के नाम लिखिए। तो मोहम्मद मुजीब के ड्रामों के नाम खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून वगैरह, है ना। 3 ड्रामों में कोई से भी नाम लिख दीजिएगा आप। चैप्टर नंबर 16 3 का थोड़ी उड़ जाता है ना, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की लिखी हुई है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 12, आदमी पर बाहर का क्या असर होता है। तो देखिए ये नज़्म बाहर के दिन 19 है ना, नज़्म नंबर 19 है, सॉरी सबक नंबर 19 है, नज़्म है लेकिन बाहर के दिन। तो इसका आंसर मौसम बहार पर हर शय जो है, हर चीज़ जो है भला की दिलकशी होती है, इसलिए आदमी भी जो है बहुत ही खुश नज़र आता है, बहुत ही खुश रहता है। बाहर का इस पर इतना असर होता है कि हर इंसान के दिल में जो है एक उमंग, एक खुशी भर जाती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हरनी डोनान नेपोलियन किससे मिलने गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन है हनरी डोनान नेपोलियन से किस लिए मिलना गया था। ये चैप्टर नंबर 12 रेड क्रॉस सोसाइटी का उस चैप्टर से लिया गया है। इसका आंसर जो है
हेनरी डोनान फ्रांस के शहंशाह नेपोलियन से मिलने गया था ताकि वो अलजायर में अपने कैंपों में पानी का इंतज़ाम कर सके और इस सिलसिले में वो नेपोलियन से ख़ास सहूलतें हासिल करना चाहता था। तो हमारा ये पेज हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 14 है, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की। तो ये वाला क्वेश्चन जो है लेसन नंबर 13 सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र जो है उससे लिया गया है। तो इसका आंसर है कि लकड़हारे ने खुदा से शिकायत की, या खुदा ये कहाँ का इंसाफ है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता हूँ फिर भी पेट भर कर रोटी नहीं मिलती, और ये अमीर आदमी है कि दिन भर आराम करते हैं और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, ऐश करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 15, मकोला वही मुर्गी की एक टांग का क्या मतलब है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सबक नंबर 14 कहावतों की कहानी से लिया गया है। तो इस वाले मतलब जो मकौला है ना मुर्गी की एक टांग, उसका मतलब ये कि कोई भी शख्स हकीकत के ख़िलाफ़ अपनी ही बात पर अड़ा रहे उसी को कहते हैं मुर्गी की एक टांग, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 है सागवान के दरख्त पर बैठकर उकाब ने क्या सोचा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सबक नंबर जो है 16, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, उससे लिया गया है। और उसका आंसर है कि सागवान के दरख्त पर बैठकर उसे जो मंज़र नज़र आया उसकी खूबसूरती को देखकर वो उसमें खो गया और सोचने लगा ये दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह, यानी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट कौन थे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 18 यानी 18 से लिया गया ना, मसनूई सैयारा जो है उससे, उसमें इसका आंसर है कि आर्यभट्ट एक कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियाजी दामद यानी मैथमेटिशियन थे। हमारा सवाल नंबर 18 जो है लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली। तो हमारा जो ये कबीर के दोहे हैं ना चैप्टर नंबर 17 है, तो उसका लिया गया है दोहे में से। तो वो वाला दोहा था ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए और हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए, है ना। तो उसमें ये है ना इसके कि मक्खी गुड़ से चिपक गई और गुड़ के लालच में ना वो गुड़ में चिपक कर गुड़ में गड़ने लग उसमें मतलब गिर गई और उड़ भी नहीं सकी, हिल नहीं सकी, इस तरह उसकी जान भी चली गई। तो यहीं पर जो हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी ना। तो आप लोग क्या कीजिए, ये वाली वीडियो जो है अपने दोस्तों तक दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ये वाला प्रैक्टिस पेपर जो वो भी सॉल्व कर लें इसके ज़रिए से, ताकि इनके जो है सालाना पेपर हो तो अच्छे आंसर उनके मतलब अच्छे नंबर्स आएँ, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।